हमारे सभी जिला अस्पतालों में और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन इनको पदस्थ किया गया है सर। कोविड की दूसरी लहर के चुनौतीपूर्ण समय में सर इनकी नियुक्ति की गई और ये हमारी निश्चित रूप से सबसे बड़ी फ्रंटलाइन वर्कर्स रहती हैं सर। तो आपका प्रेरक उद्बोधन इन निश्चित रूप से इनको अपने कार्य शुरू करने के पहले मिलेगा तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे सर। आपसे अनुरोध है इनको संबोधित करेंगे सर। सभी अधिकारीगण और मेरी प्रिय और लाडली बहनों, सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आप शासकीय सेवा में स्थायी रूप से चयनित हुई है। एक और आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपको पीड़ित मानवता की सेवा का भी अवसर मिल रहा है। मेरे लिए आप बहन है या मेरी भांजियां हैं। हमारे यहां नर्स को नर्स कम कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। अभी भी आप अस्पताल में चले जाएं और बुलाना हो तो सिस्टर कह के ही बुलाते हैं। सिस्टर मतलब बहन, और बहन का अपने परिवार के प्रति जो स्नेह होता है वो अद्भुत होता है। बहन ऐसा शब्द है जो मन में स्नेह पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, आत्मीयता पैदा करता है। बहन दया की मूर्ति है, करुणा की देवी है, आत्मीयता की प्रतीक है। और इसलिए आज अपने कार्य क्षेत्र में अब जाएंगी चयनित होके, तो अपेक्षा आपसे यही है कि बहन का स्नेह, करुणा, प्रेम, दया, आत्मीयता अपने हृदय में संजो के जाए। ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। एक तरह से युद्ध काल है और लगभग 1.25 साल से हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। पहली लहर आई कोरोना संक्रमण की, उससे हम लड़ते रहे, लड़के मुकाबला किया, लेकिन 1-2 महीना चैन के बीते थे। इसके बाद दूसरी भयानक लहर आ गई। मैं अपनी प्रिय बहनों को बताना चाहता हूं, ये लहर इतनी तेजी से आई कि हमारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। पॉजिटिव पेशेंट से अस्पताल भर गए। हमने लगातार कोशिश की बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन ऑक्सीजन समस्या थी। मैं सच कहता हूं मेरी प्रिय बहनों, तुमसे 1 हफ्ते तो सो नहीं पाए हम। दिनों रात ये चिंता रहती थी कि समय पे ऑक्सीजन पहुंच जाए ताकि पेशेंट्स के प्राणों की रक्षा हम कर सके। और उस समय हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने दिनों रात अस्पतालों में काम किया, दिनों रात काम किया। अच्छा, डॉक्टर तो थोड़े समय के लिए आते हैं, वो पेशेंट का चेकअप करता है, चले जाते हैं। लेकिन सिस्टर्स ऐसी है जो अधिकांश समय पेशेंट के साथ रहती है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि यह समय कठिनाई का है, कठिन है। शताब्दियों में एक आध बार आता है ऐसा। ऐसी महामारियां देखी नहीं गई कभी।
और इसलिए इस समय आप जा रही हो काम करने, धैर्य के साथ, संयम के साथ, और इस संकल्प के साथ कि जिस पवित्र कार्य के लिए हम रखे गए हैं वो है पेशेंट्स की देखभाल। सारे पैरामीटर्स उनके चेक करना, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, टेम्परेचर कितना है, बीपी कितना है, टेस्ट के लिए ब्लड लेना पड़ता है। अनेकों प्रकार के मापदंड होते हैं जिनका रोज हमको जांच करनी पड़ती है, और उसी के आधार पर पेशेंट्स की स्थिति क्या तय होता है, और उसी के आधार पर फिर डॉक्टर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करते हैं। हम ऐसे हैं जो अधिकांश समय पेशेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन हमारा काम, मेरी बेटियों, केवल पैरामीटर्स चेक करना नहीं है। कोविड के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के समय अटेंडर पेशेंट के साथ नहीं रहते, उनकी पूरी तरह से देखभाल का जिम्मा आपका है। अगर परिवार का कोई सदस्य साथ रहता है तब स्थिति अलग बनती है, वो तकलीफ बांट लेता है, दर्द बांट लेता है। अगर बेटे की तबीयत खराब होती है तो मां सिरहाने बैठी रहती है, उसके सर पे हाथ फेरती है। भाई या बहन अपने पेशेंट्स की सेवा करती है, बातचीत कर लेते हैं, दुख दर्द पूछ लेते हैं, तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। लेकिन कोविड में तो कोई साथ नहीं दे पाता। कोई चाहता भी है तो हम साथ नहीं देने देते, क्योंकि तुम संक्रमित हो जाओगे। इसलिए आपका काम केवल पैरामीटर्स चेक करना नहीं है, केवल दवाई देना नहीं है। पैरामीटर्स चेक करने के साथ, दवाई देने के साथ उनकी ऐसी देखभाल कि जिससे उनका मनोबल बढ़े। अपने यहां कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीने की इच्छा शक्ति पैदा करना। कई पेशेंट्स थोड़े सीरियस होते हैं, जिसमें घबराए भी रहते हैं, ऑक्सीजन लगी रहती। कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके कई दिन ऑक्सीजन लगी रहती, तो चिड़चिड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ तो ऑक्सीजन का मास्क हटाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। अब ऐसी हालत में हमारी ड्यूटी और महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अगर स्नेह से, करुणा से उसकी देखभाल करेंगे तो पेशेंट का मनोबल बढ़ेगा। आधा तो पेशेंट व्यवहार से ठीक हो जाता है। मेरी बेटियों, मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी अस्पताल में रहा। उस समय जिस बहन ने मेरी देखभाल की, सरोज यादव, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नर्स थी लेकिन मेरे लिए तो बहन ही है। वो अगर स्नेह से बात करती है, मनोबल बढ़ाती है, ढाढ़स बंधाती है, तो पेशेंट अपने आप अच्छा महसूस करने लगता है, अच्छा फील करने लगता है। तो दवाई देनी है, पैरामीटर्स चेक करने, लेकिन मनोबल भी बढ़ाना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रख के उसको हिम्मत बढ़ाने वाले शब्दों का उपयोग हमको करना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब हमारी ये शब्द एक नया प्राण फूंकेंगे। तुमसे भी खराब हालत के पेशेंट ठीक होके जाते हैं। मनोबल रखो बिल्कुल।
अगर हमारे दिल में यह जज्बा पैदा हुआ कि मैं मेरे पेशेंट को ठीक करूंगी, तो हमारे काम करने का ढंग अलग होगा। और अगर मन में रहा रूखा सूखा कि ड्यूटी है, पूरी करनी है, तो किया चेक चाक और अपने निकल गए, प्रेम से बोले भी नहीं, वो एक अलग दृष्टिकोण होता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, और मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर जो लगने थे वो पत्थर तोड़े जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के काम में 3 मजदूर लगे थे। अब गर्मी के दिन थे, मई का महीना, तपती धूप। उस धूप में 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ते हुए मजदूरों के शरीर से पसीना टपक रहा था। उस समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। जाते जाते पत्थर तोड़ते धूप में मजदूरों को देखा तो रुक गए, और रुक के उनने पूछा, एक एक करके तीनों मजदूरों से। पहले से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? तो मजदूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अंधेरों का दिखाई नहीं देता, आग फूटी है। अरे किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? चेहरा गुस्से से भरा था। बाबा ने दूसरे मजदूर के पास, बगल में ही था, उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा अपेक्षाकृत थोड़ा शांत था। उसने कहा कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए आजीविका चलाने के लिए मैं मजदूरी के काम में लगा हूं। इसी से तो पेट भरूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, पेट भरूंगा, तो जीवन निर्वाह के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे मजदूर बहुत शांत था, प्रसन्नता के साथ बोला, बोले बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और उस मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर लगने हैं, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ये पत्थर तराश रहा हूं जो भगवान के मंदिर में लगेंगे। अब बेटियों, काम तो एक था, पत्थर तोड़ना, और दृष्टिकोण 3 थे। एक, किस्मत फूटी है इसलिए फोड़ रहा हूं पत्थर। दूसरा, जीना है तो रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। और तीसरा, भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य है, उस मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मिला है। अब ये सोच के 3 नजरिए हैं। एक मजबूरी में, गुस्से में, दूसरा पेट भरना के लिए, लेकिन तीसरा तो कह रहा जीवन सफल हो रहा है। अपने काम के भी ये 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक मन में विचार आ सकता है, कहां फंस गए अस्पताल में, कोई मजदूर करा रहा है, कोई दर्द से बिलबिला रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा रहा है। एक तो यह भाव आएगा कि कहां फंस गए। दूसरा यह कि भाई ये अजीब का है, काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिलेगी तो कर रहे हैं। लेकिन तीसरा यह है कि हमको पीड़ित मानवता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये जो पेशेंट है इसको ठीक करके घर भेजना है, और किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई काम होता है क्या? इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनकी जान बचाने का काम मिला है। सचमुच में काम करने का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि एक बहुत बड़े काम में लगे, और इसलिए मेरी प्रिय बेटियों, ये तीसरा दृष्टिकोण सच में रखना, तो मन में तसल्ली होगी, संतोष होगा। और कोई ठीक होकर जब जाएगा तो आनंद का आपके मन में एक आनंद का झरना बहेगा कि देखो यार ये ठीक हो गया, या ठीक हो गई। प्रसन्नता से भर जाएंगे आप, और कहीं को ठीक ठीक कर करके भेजेंगे आप। जो आया उसको ठीक करके भेजना है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करना, ये सोचना कि कोविड के काल में उनका कोई नहीं है, आप हो। आप ही भाई हो, आप ही बहन हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो। इस भाव से ही उन पेशेंट्स को देखना, समय पे दवाई देना, उसकी चीजें सुन लेना, डॉक्टर्स को बता देना, भोजन चाय नाश्ता समय पे मिल जाए, देने वाले दूसरे रहेंगे लेकिन उसकी भी चिंता कर लेना। कई बार जिन परिस्थितियों में वो रहता है, उन परिस्थितियों में कैसे स्वच्छ रह सके, अच्छा रह सके, इसकी चिंता करना, ये आपका धर्म है। कुछ चीजों का और ध्यान रखना, जैसे ऑक्सीजन के संकट के बारे में सुना। अब ऑक्सीजन का संकट है तो ऑक्सीजन व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब नहीं है, अपने यहां तो पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन वेस्टेज क्यों? अब बाथरूम जा रहा है तो भी ऑक्सीजन चल रही है, निकाल दिया तो भी। वो फोन पे बात कर रहा है कहीं से तो भी ऑक्सीजन चल रही है। चाहिए कितनी और दी कितनी भी जा रही है। ज्यादा ऑक्सीजन भी देना नुकसान करता है लंग्स को, तो जितने जरूरी है उतने ही। उपकरण ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, उसका ध्यान रखना। यह आपकी ड्यूटी में शुमार है। आप ऐसे कई वैक्सीनेशन के काम में लगेंगे, तो वैक्सीनेशन में भी एक बाउल में या तो 10 डोज है या 20 डोज है। एक भी डोज बेकार नहीं होना चाहिए। इस समय वैक्सीन सुरक्षा चक्र है, जीवन रक्षा चक्र। तो 10 है तो 10 ही लगना चाहिए। पता चला कि 2 रह गए, खराब हो गए, वो अकेले आपका काम नहीं है, आपके साथ बाकी टीम भी रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि वेटिंग के लोगों को भी बुला के रखो, तो 10 में से अगर 8 आए तो 2 हमारे व्यर्थ नहीं जाए, दूसरे लग जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि 10 के उसमें इतनी वैक्सीन, वो दवाई रहती है, वैक्सीन रहती है कि वो 11 को लग सकती है ढंग से लगाए तो। वो लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही मैं उसके बारे में नहीं कह रहा। कोविड का जहां तक सवाल है, अब हम नियंत्रण पा रहे हैं। एक दौर था जब अफरा तफरी थी, अस्पताल में बिस्तर बढ़ा दिए, अब 67-68 हजार बिस्तर हो गए अपने पास। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड अपन ने बढ़ा दिए, इसलिए बेड्स की अब कोई कमी नहीं है, कई जगह खाली हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रही है, आज तो 7% के आसपास पहुंच गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिव आने वाले घट रहे हैं। आज 5200 के आसपास पॉजिटिव पूरे प्रदेश में मिला के आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, स्वस्थ होकर लोग घर जा रहे हैं। इसलिए अभी बड़ा सकारात्मक माहौल है।
और इसी में जाके हम काम संभाल के, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बहनों के कदम इतने शुभ हों कि वो अस्पताल में प्रवेश करें और वहां धीरे धीरे कोरोना के मरीज ठीक हो के चले जाए और नए आए न ज्यादा। अपन तो वो दिन देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम अगली लहर से भी लड़ने की तैयारी रखें। अभी कुछ ब्लैक फंगस के रोगी आ रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह के साइड इफेक्ट के कारण, ज्यादा प्रयोग के कारण कई बार ऐसी स्थिति बनती है। उनके इलाज की भी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है, उनकी सेवा भी हम करेंगे और यथासंभव उनको ठीक करके भेजेंगे। और तीसरी लहर की तैयारी, मैं कोई डरा नहीं रहा, आएगी नहीं आएगी आज नहीं कह सकते, लेकिन अब तो पूरी तैयारी रखनी है। और इसलिए खूब बिस्तरों की संख्या बढ़ाने से लेके बच्चों के वार्ड बनाने तक कई तरह के इंतजाम अभी से कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भी दिक्कत ना आए। मैं आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जीवन में चुनौती हो तो जीने का आनंद है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनौती से ढंग से आप निपटोगी, मजदूरों को स्वस्थ करोगी, मरीजों को स्वस्थ करोगी, पेशेंट्स को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से नवजीवन का उत्साह उनमें आप भरेंगी और कोविड जैसी महामारी को नियंत्रण करने में अपना अमूल्य योगदान देंगी। मेरी तरफ से फिर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। सर धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के बाद मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि ये सभी हमारी बहनें दुगने उत्साह के साथ काम करेंगी सर, और कोविड महामारी में हम लोग बहुत जल्द नियंत्रण पा सकेंगे सर। धन्यवाद सर।